स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक की डिटेल स्टडी आपको यहाँ पर मिलेगी, साथ ही में मिलेगा एक रिवीजन और कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है C और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। यानी कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन के इतने सारे टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, तो इसका रीजन क्या है कि कार्बन इतनी तरह के कंपाउंड क्यों बना पाता है? दो रीजन है, पहला कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी। ये कार्बन की दो मेजर प्रॉपर्टीज है जिसके चलते कार्बन इतने सारे टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकता है। कैटिनेशन के बारे में बात करते हैं। कैटिनेशन मतलब सेम टाइप के एटम्स का आपस में बॉन्ड बना लेना। तो कार्बन इस कैटिनेशन की रेस में सबसे आगे है। Ability of carbon atom to bond with other carbon atoms to form long chain, branch chain and ring structure. कार्बन अपने ही जैसे अलग कार्बन एटम्स के साथ मिल मिलकर लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को कैटिनेशन बोलते हैं और कार्बन का कैटिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा बोले तो 4, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक ही बार में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन के मिक्सचर से कार्बन के पास इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वो इतने टाइप के कंपाउंड बना लेता है। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। क्यों माना जाता है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, द कार्बन कार्बन बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग विच मेक्स द कार्बन कंपाउंड मोर स्टेबल। कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाई गई है उसमें आपको एक बात है जो गौर करनी है। वो क्या है? ये ईच एटम ऑफ कार्बन विल हैव इट्स इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हर एक कार्बन एटम की अपनी खुद की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है? मेरे साथ दोहराओ, बोलो, जितने पड़ोसी उतनी हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा बोलो, जितने पड़ोसी उतनी हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा बोलो, जितने पड़ोसी उतनी हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन एटम के जितने पड़ोसी होंगे उतनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। ध्यान से देखो, मीथेन। मीथेन के कितने पड़ोसी? 1 2 3 4। इस कार्बन एटम के 4 पड़ोसी है। 1 2 3 4। तो मेरे साथ गिनो, बोलो एस पी पी पी। 4 पड़ोसी हो गए तो sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इस तरह से देखी जाती है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इथीन। अब ध्यान से सुनना, इथीन में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो इस कार्बन की अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस कार्बन की अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंडिविजुअल। ध्यान से देखिए, इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। इसका एक पड़ोसी ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो बोलो एस पी और पी, 3 पड़ोसी हो गए तो sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। बगल वाले कार्बन को देखो, एक पड़ोसी ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो इसकी भी हो जाएगी sp2। इथाइन, इथाइन का एग्जांपल देखो, इस वाले कार्बन का एक पड़ोसी ये रहा, एक पड़ोसी ये रहा। तो 2 पड़ोसी है sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। प्रोपाइन ध्यान से देखना, इसमें 3 कार्बन है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। 3 कार्बन है। तीनों कार्बन की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी यहां पर। अगर हम इस कार्बन की बात करें, ध्यान से सुनना, इसका एक पड़ोसी ये रहा और दूसरा पड़ोसी ये रहा। तो 2 पड़ोसी है sp। इसका गिनो, एक पड़ोसी ये रहा, दूसरा पड़ोसी ये रहा। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp।
लास्ट वाले कार्बन को ध्यान से देखना, एक पड़ोसी ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो 3 पड़ोसी हो गए spp, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो इस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है। हर एक कंपाउंड में हर एक कार्बन की इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन होगी खुद की, और जितने पड़ोसी उतनी हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे देखते हैं कार्बन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपने देखना है उसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर में कार्बन की चेन दिखाई जाती है और साथ ही में सारे बॉन्ड दिखाए जाते हैं, और इस तरीके से सारे बॉन्ड H से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड है यहां पर बना हुआ, इसका नाम है पेंटेन। ये आपके सामने पेंटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है। कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख देख के हम इसको शॉर्ट कर देते हैं और लिखते हैं इसकी कंडेंस्ड फॉर्म। ध्यान से देखना कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अगर मैं इसको देखूं, इस वाले कार्बन को, तो इस कार्बन के पास 3 H है। बोलो कितने H है? 3 H है। तो बोलो CH3। तो ये जो बना हुआ है ये CH3 है। ठीक है, अगला वाला कार्बन देखो, कितने H? 2। तो क्या लिख दिया? CH2। सिंपल है। उसके अगला देखो, अगेन CH2। उसके अगला देखो CH2, और लास्ट वाला देखो CH3। तो नीचे वाला जो कंपाउंड है वो भी पेंटेन ही है, लेकिन पेंटेन की कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड एक सिंपलर फॉर्म होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म। फिर आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपके एग्जाम में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो भलाई इसी में है, पहले ही लेक्चर में आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहले ही सीख लो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसमें आपको एक बात नोटिस करनी है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एवरी कॉर्नर या एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। अब ये मैंने क्या बोल दिया है, ध्यान से देखिए। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। तो जितने भी पॉइंट मैंने यहां पर मार्क किए हैं, ये सारे पॉइंट एक एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर टोटल कितने कार्बन एटम हुए? 1 2 3 4 और 5। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो असल में पेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। पेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो आओ देख लेते हैं पेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पेंट मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5। ईन बोले तो डबल बॉन्ड, तो एक जगह हम यहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये बन गया पेंटीन। अब बनाते हैं पेंटाइन। पेंट मतलब 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम एक जगह लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, बन गया पेंटाइन। तो ये होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन कौन सा देखे? कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लिया, कंडेंस्ड फॉर्म देख लिया, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख लिया। इजी है, गुड। फिर आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ लो। साइकिल बोले तो अगर एक चीज यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो घूम फिर कर आकर इसी पॉइंट पर एंड कर जाएगी। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो इसको एक साइकिल बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमने सीखना है, साइक्लोप्रोपेन सीखना है। तो पहले तो प्रोपेन देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं प्रोपेन। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आपस में जोड़ दूं तो ये स्ट्रक्चर जहां से स्टार्ट हो रहा है घूम फिर के आके वहीं खत्म हो जाएगा। ये एक साइकिल फॉर्म हो गई है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, और इसका नाम फिर प्रोपेन नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये प्रोपेन नहीं है, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब वैसे ही ब्यूटेन बनाएंगे, ध्यान से मेरे साथ बोलो बोलो। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी ये क्या है? ब्यूटेन। साथ में बोलो ब्यूटेन। अब बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सिंपल है।
पेंटेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी है ये पेंटेन, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मिला देंगे तो बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। रिंग स्ट्रक्चर यानी कि एक साइकिल बनेगी, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल है मीथेन का। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें जो ये नॉर्मल लाइंस हैं, नॉर्मल लाइंस ये पेपर के प्लेन में ही बनी हुई है। कैसे? ये पेपर का प्लेन है, यहां पर ही ये नॉर्मल लाइंस इस तरीके से बनी हुई है। फिर जो आप ये देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या मतलब है इसका? यानी कि जो ये सॉलिड वेज बना हुआ है, ये इस प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर जा रहा है और आपकी तरफ यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ पॉइंटेड है। सिंपल है। तो ये है सॉलिड वेज। फिर आता है डैश्ड वेज, ये वाली। द डैश्ड वेज इज यूज्ड टू डिपिक्ट the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer। यानी कि अगर ये plane of the paper है तो ये बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा होगा इस प्लेन से, और ऑब्जर्वर यानी कि आपसे दूर जा रहा होगा पीछे की तरफ। तो ये है डैश्ड वेज। इस पर्टिकुलर शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसी दिखती है। टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसी दिखती है, ट्राइपॉड जैसी, ऐसी। ठीक है, ट्राइपॉड होता है ना, 3 टांगे होती है, एक ऐसे हेड होता है, तो इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप होती है, यही है इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये मेन टॉपिक है भैया, ध्यान से देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहला है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक बोले तो साइक्लिक कंपाउंड नहीं होते, ओपन चेन होती है। दूसरा है साइक्लिक, इसको क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं, आपको पता ही है। तो 2 तरह के कंपाउंड है, एक है ओपन चेन वाले, एक है रिंग स्ट्रक्चर वाले। रिंग स्ट्रक्चर में फर्दर डिवाइड किया गया है। रिंग स्ट्रक्चर में पहले जो कैटेगरी है वो है एलिसाइक्लिक और दूसरी है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में नॉर्मल कार्बन के कंपाउंड आते हैं जो साइकिल होती है, जो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। एरोमेटिक में बेंजीन और बेंजीन जैसे कंपाउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एलिसाइक्लिक में फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड आपको मिलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी दिख जाएगा। एरोमेटिक में 3 कैटेगरीज हैं, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में कार्बन के कंपाउंड होंगे, लेकिन इसमें बेंजीन के कंपाउंड होंगे, इसमें बेंजीन के कंपाउंड नहीं होंगे, बस दिखते होंगे बेंजीन जैसे। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी एक और एटम यहां पर जुड़ा होगा। अब इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ए साइक्लिक, यानी कि जो साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन। इथेन ए साइक्लिक है, आइसोब्यूटेन ए साइक्लिक है, एसिटल्डिहाइड जिसको इथेनल बोलते हैं वो भी ए साइक्लिक है, एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड ये भी ए साइक्लिक है। चेन वाले कंपाउंड है, नॉर्मल, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फिर आते हैं एलिसाइक्लिक, ध्यान से देखना। एलिसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है। एलिसाइक्लिक में होता क्या है, एलिसाइक्लिक में नॉर्मल कार्बन चेन होती है, लेकिन ये 2 तरह की होती है। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा भी कुछ जुड़ा होता है। तो ये होमोसाइक्लिक के एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, देखी रखा है अभी, और साइक्लोब्यूटेन। हेट्रोसाइक्लिक का देखो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये हेट्रोसाइक्लिक का है, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सिर्फ कार्बन एटम नहीं है यहां पर। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक। साइक्लिक के 2 हैं, एलिसाइक्लिक अभी जस्ट पढ़ा, एरोमेटिक अब हम पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक में होता क्या है, बेंजीन और बेंजीन रिलेटेड रिंग के बारे में स्टडी की जाती है। तो पहले टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए बेंजीन, एनिलीन, ये सारे बेंजीन रिलेटेड है।
दो तरीके के होते हैं फर्दर, फ्यूज्ड और आइसोलेटेड। फ्यूज्ड मतलब एक तरह से ढंग से जुड़े हुए, एंथ्रासीन देखो ये आपस में ढंग से जुड़े हुए हैं। फिर आता है आइसोलेटेड, बाइफिनाइल, ये जुड़े तो हुए हैं लेकिन बीच में एक सेपरेटेड लिंक है, तो ये है बेंजोनॉइड। फिर आता है नॉन बेंजोनॉइड, जो बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन है एरोमेटिक। ध्यान से देखो, ट्रोपोलोन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और बेंजीन नहीं है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, बेंजीन में 6 होते हैं, इसलिए नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक, अब ये होमोसाइक्लिक थे क्योंकि देखो सारे कार्बन हैं, सारे कार्बन हैं, सारे कार्बन हैं। हेट्रो में सारे कार्बन नहीं होंगे, एक नाइट्रोजन जुड़ गया और ये एक नया कंपाउंड बन गया, इसका नाम होता है पैराडीन। अब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। अब इतने सारे कंपाउंड के आपने नाम देख लिए हैं, लेकिन इनके नाम रखने का क्राइटेरिया क्या है? अब इनका नाम बबलू पिंटू चिंटू तो रख नहीं सकते हैं, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। अब वो क्राइटेरिया कौन देगा, मैं बताता हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका शॉर्ट में हम IUPAC नाम बोल देते हैं, ये देखते हैं कि सभी कंपाउंड का नाम किस बेसिस पे रखा जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे डीप। अब देखो, होमोलोगस सीरीज 10th में पढ़ा हुआ है। होमो शब्द का अर्थ है सिमिलर, यानी कि सीरीज, इस लिस्ट में जो भी कंपाउंड्स होंगे उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, वो क्या है, ध्यान से देखिए। ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे, इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें एक खास बात होगी कि उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक होमोलोगस सीरीज की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखिए। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सभी मेंबर को, होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला से डिफाइन किया जा सकता है, और हर सक्सेसिव मेंबर यानी कि अगला मेंबर पिछले वाले से CH2 के डिफरेंस पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन की जो बेसिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक, सबसे बेसिक जो कंपाउंड होंगे कार्बन के, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाएगा। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा और सिर्फ कार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रो डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाएगा। बात आती है नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर बोले तो नामकरण, यानी कि नेमिंग। नेमिंग दो तरह से रखी जाती है। पहला, अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC की गाइडलाइंस के हिसाब से जो नेमिंग रखी जाती है उसको केमिकल नेम बोला जाता है। और फिर आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन कॉमन नेम वो नाम होते हैं कंपाउंड्स के जिस नाम से उसको दुनिया जानती है। अब ये इतने फेमस है तो इसको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। तो नॉमेनक्लेचर में हम IUPAC और कॉमन नेम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम कंपाउंड्स के कॉमन और IUPAC नेम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड फील द टॉपिक।